हेलो एवरीवन। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हम चैप्टर पर चल रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टैरिसीस कर्व पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम जानेंगे हिस्टैरिसीस कर्व को, रिटेंटिविटी को, कोर्सिविटी को, और हम जानेंगे सैचुरेशन को। तो आज का जो हिस्टैरिसीस कर्व है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पूरे लेक्चर को स्टडी करने में, क्योंकि हम इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पंचशिला एकेडमी पर। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व पर। तो एक्चुअली में हिस्टैरिसीस कर्व होते क्या है? तो हम बच्चों क्या करते हैं, जब भी हम सब्सटेंसेस को मैग्नेटाइज करते हैं तो उन्हें कुछ उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होते हैं, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर उनके बीच डेवलप होते हैं। तो जब जब हम मैग्नेटाइजिंग वेक्टर मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन डिस्कस करेंगे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो उनके बीच जो कर्व हमारे प्लॉट होते हैं उन कर्व को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। सो द कर्व बिटवीन आई एंड एच, कुछ रेफरेंसेस के अंदर हम इंटेंसिटी को बी भी लिखते हैं, तो बी या एच या आई एंड एच दोनों आप लोग ले सकते हैं, कॉल्ड हिस्टैरिसीस। ओके, तो ये होंगे हमारे हिस्टैरिसीस। मींस हम आई वर्सेस एच के ग्राफ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एच जो हमारा है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड हम सब्सटेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। तो इसको हम देखते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से तुरंत क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ऐसी ही मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी हम उसमें कैसे डेवलप करते हैं, उसी पर हम ये कर्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लेंगे और उन पर हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो डेवलप होती है वो आई है। तो ये आई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम इन दोनों के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसी ग्राफ को हम बोलेंगे हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, चलिए, तो जो भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे उन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हमें मैग्नेटाइज करना है। तो अब किस तरह से हम इन्हें मैग्नेटाइज करने वाले हैं? तो मैग्नेटाइज करने का सीधा सीधा हमारा छोटा सा एक फिनोमिना है, जिसमें हम एक लूप को लाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है। इसमें हमारी इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरह से फ्लो होती है। कभी हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे, कभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो बच्चों, ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक करंट कैरिंग लूप है। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाते हैं क्या बनती है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है। अब हम क्या करते हैं, एक अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं और उस अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रख देते हैं कहां पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस कॉइल के अंदर हमने क्या कर दिया, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बाहर से आपने क्या लगाई है, करंट इसमें फ्लो करवाई हमने। तो शुरुआत में करंट जब जीरो होगी तो हम देखते हैं ये अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड इस सब्सटेंस के ऊपर जीरो होगी। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितने मैग्नेटाइजिंग वेक्टर या कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हुई है, तो वो इस समय कैसी है आपकी
जीरो है, क्योंकि आपने करंट फ्लो करवाई ही नहीं, तो एक्सटर्नल फील्ड इस पे काम करेगी ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी इंटेंसिटी डेवलप नहीं होती है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर करंट को फ्लो कराते हैं। मान लीजिए करंट हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो करवाई, तो इस लूप के अंदर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट अगर ऐसी फ्लो हो रही है, तो यहाँ ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब करंट आई इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, मतलब हम कुछ करंट अप्लाई करेंगे, उस केस में ये इंटेंसिटी एक्सटर्नल फील्ड भी जीरो नहीं होगी। ओके, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसके अंदर क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहां लिख लेना, ये लीजिए, आई इज नॉट शिट, चलो हटा देते हैं इसको, यहां से लेते हैं। आई जब हमारी जीरो नहीं होगी इसके अंदर, उस समय एच भी जीरो नहीं होना है, H is also not equal to zero, so मैग्नेटाइजिंग वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो नहीं होना है। हमने करंट फ्लो करवाई है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनी है, तो ये सब्सटेंस के सारे डाइपोल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होना चाहते हैं, अलाइन होना चाहते हैं। अब हम बाहर से इसमें H अप्लाई करते हैं और इस मटेरियल के अंदर I डेवलप होते हैं। तो I और H किस तरह से ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इन्हीं दो क्वांटिटी पर हम बनाते हैं ग्राफ। चलिए, तो चलते हैं हम इस पर। ये ग्राफ हमने बनाया, एक्स ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, और यहां पर हम लेते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां से हमने ये लिया एक्स एक्सिस। ओके, डुप्लीकेट ले लेते हैं इसका एक, हटाते हैं इसको, सीधा बना लेते हैं हम। ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमको अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, और यहाँ पर इस हाइट पर हम जाएंगे तो ये हमको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इनिशियल स्टेज पर हम लोग जाते हैं, तो इनिशियल स्टेज पर अगर हम जाते हैं तो शुरुआत में आई कितना है, जीरो है, तो एच कितना है, जीरो है। आई जीरो होने पर ये एच क्या हो जाता है, जीरो। तो इस समय मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी होनी है, जीरो हो जाना है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, और हम इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करवाया। तो करंट फ्लो स्टार्ट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ेगी अप्लाइड। तो जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, हमारी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इस सब्सटेंस के अंदर धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीज होते 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 जाती है और एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचती है। तो जीरो से जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज होते चली जा रही है, और इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचती है। देन हम इस अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा हम क्या चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हमने करंट की क्वांटिटी और इंक्रीज कर दी, तो अप्लाइड फील्ड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब एच के इंक्रीज होने के साथ साथ आई का इंक्रीज होना क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। इस समय
आता है सैचुरेशन। अब आप कितनी भी एक्सटर्नल फील्ड को यहां पर इंक्रीज कर दें आप, H के साथ अब I बढ़ना बंद हो जाता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब एक ऐसी स्टेज जहां तक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद H के बढ़ने के साथ साथ I का बढ़ना स्टॉप हो जाता है। दैट इज नॉन एज सैचुरेशन। ठीक है, ओके। अब इस सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया, डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया। हम O से पहुंच चुके हैं A पर, तो O से जब A पर जा रहे हैं तो हमारा मटेरियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। अब हम जब इसको डीमैग्नेटाइज करना यहां से स्टार्ट करते हैं, मींस हमारी इस इंटेंसिटी को वापस डिक्रीज करते हैं, तो H को हम वापस धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब डिक्रीज करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते जब H हमारी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, जीरो, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब हम H इंक्रीज करते हैं तो I भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद I का इंक्रीज होना बंद हो जाता है। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, इसको डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो H हम क्या करते हैं, डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो I भी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं, जब H इक्वल टू आप जीरो कर देंगे, मतलब आपने क्या कर दी, इंटेंसिटी क्या कर दी, जीरो, तो इस समय I जीरो नहीं हुई। ये है पॉइंट नंबर C। इस समय आप देखेंगे कि H के जीरो होने पर उस मटेरियल के अंदर नेट इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो यहाँ जो OC कर्व है आपका, वो OC बता रहा है रिटेंटिविटी को। रिटेंटिविटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सारे डायपोल जो पहले अलाइन हो चुके थे वो वापस क्या होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन में रीअरेंज होते हैं, लेकिन कुछ डायपोल हमारे ऐसे उसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर बच जाते हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो नहीं होती है। तो जैसे ही मटेरियल को आप डीमैग्नेटाइज करने जाओगे, उस मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा। ये जो बचा है OC, इसी को बोला जाता है यहाँ पर क्या, रिटेंटिविटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में ये H क्या है आपका, नेगेटिव। अब नेगेटिव डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। तो पहले जिस डायरेक्शन में हमने करंट को फ्लो करवा रखा था, अब उसको उल्टा कर लो आप, तो करंट अब इस डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, इस डायरेक्शन की। तो हम चाहते हैं कि जो मटेरियल पहले मैग्नेटाइज हुआ था वो कुछ हद तक तो डीमैग्नेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो पूरा मैग्नेटिज्म क्या हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाए। तो मुझे अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर H को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, ये मटेरियल की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और H की एक पर्टिकुलर लिमिट पर पहुंचने के बाद ये मटेरियल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ये इंटेंसिटी जो बची हुई थी, रिटेंटिविटी यहाँ पर जो थी इसकी, अब वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, यहाँ पर जीरो हो चुकी है। तो H की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिस पर H की वो मैक्सिमम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में कहां पर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस पर I पूरी तरीके से क्या हो चुका है, जीरो। इसको हम बोलते हैं, ये है पॉइंट, हमने नेम दे दिया इसको E। तो यहां पर जो OE हमारा है, इसे बोला जाता है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, ओके। तो कोर्सिविटी क्या चीज है, तो आपके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ अप्लाई की है, उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस समय एक मैग्नेटाइजिंग मटेरियल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका,
डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये ए से लेके ई तक पूरा डीमैग्नेटाइजिंग कर्व है इसका। ओ से ए तक मैग्नेटाइज था, ए से ई तक क्या हो रहा है, ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस समय हमें इसकी मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली जीरो करने के लिए हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू को इतना अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। इसकी इंटेंसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में हम और ज्यादा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एच हम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होता है, और मैग्नेटाइज होते होते एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर फिर से क्या हो जाता है, सैचुरेट। तो यहाँ फिर से क्या आ गया, सैचुरेशन। अब आप एच कितना भी बढ़ा लो, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन की अब इंक्रीज होना स्टॉप हो जाती है, सैचुरेशन आ चुका है। इसको एफ नेम दे दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम एच को धीरे धीरे क्या करेंगे, जीरो। तो एच धीरे धीरे जब जीरो करते हैं तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी धीरे धीरे जीरो होती है, लेकिन एच के जीरो होने के साथ ये कंप्लीटली जीरो नहीं होती, कुछ इंटेंसिटी बच जाती है। ये क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी ही है ये, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की ये क्या मिलेगी, हमें रिटेंटिविटी मिलेगी। मतलब अभी भी मैग्नेट पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। ओके, तो ये डीमैग्नेटाइज करते गए हम। अब हमने क्या कर दिया, जब एच जीरो हो जाता है उसके बाद फिर से हमने जो पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी उसी डायरेक्शन में हमने फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब करंट की डायरेक्शन फिर से हमने क्या कर दी, ये वाला क्लॉकवाइज। ओके, तो अब हम इंटेंसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो जो रिटेंटिविटी है ये धीरे 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 क्या होगी, इसकी डिक्रीज होती है, और इस वैल्यू पर ये है इसकी अपोजिट कॉर्सिविटी। यहां पर जाकर इसकी पूरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। देन हम इंटेंसिटी को और इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर से हमको वही सैचुरेशन का स्टेज मिल जाता है। फिर से हमें क्या मिला, यहाँ पर ये सैचुरेशन का स्टेज वापस मिलता है उसी पॉइंट पर। तो देखिए आप, शुरुआत में हमने O से स्टार्ट किया था हमारे सब्सटेंस पर, इसको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया तो O से A तक ये मैग्नेटाइज हुआ, A से CEF तक, CE तक डीमैग्नेटाइज हुआ। फिर हमने इसको मैग्नेटाइज किया अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटाइजिंग है, ये डीमैग्नेटाइजिंग है। ठीक है, कहाँ तक, E तक। देन अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसे मैग्नेटाइज किया, फिर से हमने क्या किया, इसको डीमैग्नेटाइज। ठीक है, कहाँ तक, H तक। देन H से A तक वापस हमने उससे क्या कर दिया, मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, फिर मैग्नेटाइजिंग अपोजिट डायरेक्शन में, देन डीमैग्नेटाइजिंग, एंड वापस कहाँ पहुंच गए हम, उसी स्टेज पर फिर से पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो इस तरह से ये एक लूप जो हमें मिला है, दैट लूप इज नॉन एज हिस्टैरिसीस कर्व। यहाँ पर H और I के बीच में हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया है। ओके, और ये जो एरिया है यहाँ पे हमको मिला है B इंटू एच या I इंटू एच की हेल्प से, ये एरिया हमारा यहाँ पर एनर्जी लॉस को इसमें एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि हम जब मैग्नेटाइज कर रहे थे और फिर हमने क्या किया, डीमैग्नेटाइज, उस समय कुछ इंटेंसिटी इसके पास जिंदा रहती है, उसको जीरो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ी। तो जो एरिया यहाँ पर कवर हुआ है वो एरिया ही इसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, तो इस तरह से I और H के बीच ये हमारा ग्राफ यहाँ से प्लॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बात की है हमने, रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी पर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है डीमैग्नेटाइज करते करते, ये रिटेंटिविटी है। इसी रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए मुझे H की वैल्यू इंक्रीज करना पड़ी, तो H की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए आपका मैग्नेटाइजिंग मटेरियल पूरी तरीके से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइजिंग, ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये कहलाएगी आपकी कॉर्सिविटी। ठीक है बच्चों, दोनों को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। रिटेंटिविटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स सीज्ड टू एक्ट। ओके, अब देखो ये वैल्यू
हमने शुरुआत में इसको ये मैग्नेटाइज किया था, ये मैग्नेटाइजिंग कंडीशन हो गई हमारी। फिर हमने इसको डीमैग्नेटाइज स्टार्ट किया, ये H की मैक्सिमम वैल्यू है। इस H की मैक्सिमम वैल्यू पर हमें क्या मिल चुका है, सैचुरेशन। डीमैग्नेटाइज किया तो H को धीरे धीरे डिक्रीज करते करते H जब 0 हो गया, H पूरी तरीके से सीज्ड ऑफ हो गया है, तो इस समय यहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज तो हुआ, लेकिन वो एक कंडीशन पर H जब 0 हो गई तो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। ये जो कर्व आपको यहां मिला, दैट कर्व इज नोन एज रिटेंटिविटी। ओके, इसी को डिक्रीज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। दैट पार्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड कोर्सिविटी। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी रिटेंटिविटी की। कोर्सिविटी पर हम आते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अमाउंट ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अमाउंट टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। क्या कर रहा है ये अमाउंट, इस मटेरियल को पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो डीमैग्नेटाइज करने में हमने इस्तेमाल किया है अमाउंट किसका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ओके, H रिक्वायर्ड टू मेक I इज इक्वल टू 0। डन, इतनी बातें। तो कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, दोनों चीजें क्लियर है। अब यहां से अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसे फिर से मैग्नेटाइज किया है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डीमैग्नेटाइज, लेकिन फिर से रिटेंटिविटी आएगी इतनी अपोजिट डायरेक्शन में। उसको जीरो करने के लिए फिर से हमने अप्लाइड फील्ड यूज की, उसका अमाउंट ये कोर्सिविटी मिला, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। फिर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही H को और इंक्रीज किया, तो फिर से एक टाइम के बाद H की मैक्सिमम वैल्यू पर हमको फिर से क्या मिल जाता है, एक सैचुरेशन मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये कर्व जो बना, दैट कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व। चलिए बच्चों, तो हिस्टैरिसीस ये एक तरह से क्या बना हमारा लूप। पहले हमने इसे मैग्नेटाइज किया है, देन हमने क्या किया, इसको डीमैग्नेटाइज, फिर से क्या किया हमने, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, फिर से क्या किया हमने, इसको डीमैग्नेटाइज, एंड देन फाइनली वापस से क्या कर दिया हमने, इसको मैग्नेटाइज। सो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, अगेन मैग्नेटाइज। तो इस तरह से पूरा हमको ये क्या मिला, हिस्टैरिसीस लूप मिलता है। ओके, हिस्टैरिसीस और लूप में हमेशा आप देखेंगे कि आप H जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, I पीछे पीछे भाग कर आता है, और जो पीछे आता है उसे हम बोलते हैं लेगिंग बिहाइंड। जैसे जैसे आप H को अप्लाई करते जाएंगे, उसे बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर हमारे I की वैल्यू भी क्या करेगी, H का पीछा करते करते वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ H जैसे जैसे आप डिक्रीज करेंगे, I उसका पीछा कर रही है, ये डिक्रीज। अब H को यहाँ बढ़ाया तो ये क्या हो गई, पूरी तरीके से डिक्रीज। फिर यहाँ पे H इंक्रीज, फिर I उसका पीछा करते हुए आ रही है। सो हिस्टैरिसीस के अंदर लेगिंग बिहाइंड I इज लेगिंग बिहाइंड H। I हमेशा H का पीछा करते हुए हमें मिलेगा। और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि I की किसी H की किसी भी वैल्यू के लिए H फिक्स नहीं है। अब यहाँ देखिए अपन H की अगर हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ लेते हैं, H की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर I आपको इतना मिलेगा, आपको I इतना मिलेगा, और आप इतना भी यहाँ देखेंगे। मतलब H की कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए I की हमें एक यूनिक वैल्यू यहाँ पर मिल ही नहीं सकती। हम H की वैल्यू अगर यहाँ सर्च करने जाएंगे तो I की वैल्यू ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो H की किसी भी वैल्यू के साथ I की हमको कोई भी यूनिक वैल्यू यहाँ नहीं मिल रही है। सो फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ H, I इज नॉट यूनिक
H की तो हम यूनिक वैल्यू टेकन कर सकते हैं, लेकिन I की हम यूनिक वैल्यू टेकन ही नहीं कर सकते हैं इस कर्व के ऊपर। हर H के एक वैल्यू के साथ I आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन करता है। ओके, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल। सैंपल किस तरह का है उसकी हिस्ट्री के ऊपर ही आपका ये कंडीशन डिपेंड करता है। सो द फिनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ I और B, I ये लिख सकते हैं या आप B भी लिख सकते हैं, बिहाइंड H टू ए साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। है ना, I का लैगिंग करना H के पीछे पीछे एक साइक्लिक फॉर्म में, यही कर्व आपका क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी लॉस पर आते हैं हम थोड़ा सा। सो द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, जो हिस्टेरेसिस लूप के अंदर हम एरिया देख रहे हैं, जैसे जैसे आप H बढ़ाते हैं I में, वैसे वैसे ये आपको चेंज मिलते हैं। ठीक है, तो ये B या I है और ये कौन है, H। तो यहां अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो वो एरिया इक्वल टू क्या होगा, B इंटू H, ये B इंटू ये H। B का यूनिट होगा हमारा न्यूटन पर एम्पियर मीटर और H का यहाँ पर यूनिट होता है हमारा पर एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया से एरिया कैंसिल, और इसको हम न्यूटन को मल्टीप्लाई कर ले एक m से, डिवाइड में 2m ऑलरेडी है, एक और m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो फाइनली न्यूटन मीटर ये क्या है हमारा, वर्क मतलब एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं जूल डिवाइड बाय क्यूबिक मीटर। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर कुछ एनर्जी का लॉस हमको मिलने वाला है। सो द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मीन्स जो एरिया है हमारा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, एरिया ऑफ hysteresis loop is direct proportional to energy loss, directly proportional to energy loss per unit वॉल्यूम। देख रहे होंगे आप, हम जो एरिया यहाँ डिस्कस कर रहे हैं है ना, B इंटू आई के बीच, वो एरिया किसके प्रोपोर्शनेट है हमारा, ये जूल क्या है, एनर्जी बाय क्यूबिक मीटर। सो एरिया प्रोपोर्शनेट टू एनर्जी पर क्यूबिक मीटर पर, एक यूनिट वॉल्यूम पर जो एनर्जी हमारी यहाँ पर खर्च हो रही है इन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, कितनी एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी डिपेंड करेगी यहाँ एरिया कितना कवर हुआ है। जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतनी ही पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारे यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाती है। पहले इस सब्सटेंस को हमने मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज करने के बाद हमने डीमैग्नेटाइज किया, तो डीमैग्नेटाइज करने के दौरान ये उतना ही डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ी अपोजिट डायरेक्शन की, फिर क्या हुआ, ये डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली, देन हमने अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया, उसको मैग्नेटाइज, और फिर से क्या किया हमने, डीमैग्नेटाइज, और डीमैग्नेटाइज करने के बाद वापस कहाँ पहुंच गए आप, फिर से मैग्नेटाइजेशन पर। तो इस तरह से हमारे पास एक क्लोज लूप, एक कंप्लीट साइकिल मिलता है। इस कंप्लीट साइकिल के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस हमने कैसे कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर। चलिए बच्चों, तो एनर्जी लॉस हमारा हो गया। देन हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। यहाँ पर दो तरह के सब्सटेंस हमने लिए हैं, एक हमने स्टील लिया है और दूसरा हमारे पास सॉफ्ट आयरन है। तो स्टील और सॉफ्ट आयरन के हिस्टेरेसिस किस तरह से रिलेट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन की। तो देखो, सॉफ्ट आयरन हमारा एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, रखेंगे हमारी एक लूप के अंदर तो बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है। जब H धीरे धीरे आप डिक्रीज करेंगे तो डिमैग्नेटाइज भी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट पर
क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरीके से जीरो नहीं होगी, उसी को हमने नाम दिया रिटेंटिविटी। तो आयरन की रिटेंटिविटी देखें आप, रिटेंटिविटी ऑफ आयरन क्या है, लार्जर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। देखो आयरन की रिटेंटिविटी हमारी कितनी है, इतनी ए बी, ओके, ये आयरन की रिटेंटिविटी है। लेकिन अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो हमारा जो स्टील वाला कर्व है, ये स्टील का कर्व, इसकी रिटेंटिविटी केवल इतनी है ए सी। तो ए बी कर्व आपका बड़ा है किससे, ए सी की कंपैरिजन में। मतलब आयरन की रिटेंटिविटी अच्छी है। रिटेंटिविटी अच्छी होने का मतलब है कि अगर हम इस आयरन को अपने कॉइल के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जब इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे या अपन मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो क्या होगा, वापस डीमैग्नेटाइज। तो ये पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, कुछ रिटेंटिविटी, कुछ मैग्नेटिज्म, कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर बच जाती है। अब देखो वो जो बची हुई मैग्नेटिज्म है वो स्टील की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये एक अच्छा मटेरियल है ना, इसका हम ज्यादा बेटर यूज कर सकते हैं रिटेंटिविटी के फॉर्म में। तो ये ज्यादा मैग्नेटिज्म हमको गिवन करता है स्टील की कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कोर्सिविटी की। तो आयरन की कोर्सिविटी ये रही एडी, एडी क्या है इसकी कोर्सिविटी। तो स्टील की कोर्सिविटी की बात करें, ये एफ ई नाम देते हैं इसको। तो ए ई जो कोर्सिविटी यहाँ पर आयरन की स्टील की है, ये ए ई किसकी कोर्सिविटी है, ये स्टील वाले कर्व की, ये लार्ज है देन सॉफ्ट आयरन। मतलब सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज करने में हमको ज्यादा अपोजिट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर ही आयरन आपका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेटाइज फास्टली हो जाएगा और डीमैग्नेटाइज भी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है स्टील की कंपैरिजन में। लेकिन जब मैं स्टील को डीमैग्नेटाइज करने जाऊंगा तो मुझे कोर्सिविटी की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं स्टील को क्या कर पाऊंगा, डीमैग्नेटाइज। अब देखो ऐसे सब्सटेंस हम हमेशा रिसर्च में रहते ही हैं कि ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिसका मैग्नेटिज्म बहुत लंबे समय तक क्या कर सके, हम सेव कर सके। तो ऐसे मटेरियल को हम बनाएंगे किसकी हेल्प से, स्टील की हेल्प से। क्यों, क्योंकि इसकी कोर्सिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज आप करने जाओगे उसके लिए कितनी सारी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ये काफी लंबे समय तक हमको मैग्नेटिज्म गिवन करते रहेगा। और ऐसे ही सब्सटेंसेस से हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, ओके, जिसकी कोर्सिविटी क्या हो, काफी ज्यादा हाई हो, ताकि वो लंबे समय तक मैग्नेटाइज बनाए रखे। आयरन बहुत जल्दी से अपने आप को क्या कर लेता है, डीमैग्नेटाइज कर लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट पर। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच स्मॉलर। तो सॉफ्ट आयरन का जो एरिया है वो बहुत छोटा है इस स्टील की कंपैरिजन में। Therefore, loss of energy per unit volume will be very small compared to steel। भाई जितना एरिया छोटा होगा एनर्जी का लॉस हिस्टेरेसिस में उतना कम होगा, स्टील के अंदर एनर्जी का लॉस काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन एक्वायर्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो थोड़े से एज पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को एक्वायर कर लेता है स्टील की कंपैरिजन में। In other words, soft iron is much strongly magnetized than steel। तो स्टील की कंपैरिजन में हम आयरन को ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब ज्यादा फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्ट आयरन कोर से लिंक करवा सकते हैं। और इसी स्पेशलिटी की वजह से हम इनका यूज कॉपर क्वाइल के फॉर्म में करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे हम मैग्नेटाइज कर सकें। ओके, सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, डायनोमो के अंदर, क्योंकि ये फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा लिंक करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉपर की गलती से बोल गया हूं मैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉफ्ट आयरन की बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर के यूज हम लोग करते हैं हमारे इन डायनोमो और इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह के अंदर।
द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील, इसकी रिटेंटिविटी भी अच्छी है, मतलब H जब 0 हो जाएगा तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म बच जाता है स्टील की कंपैरिजन में। सो द कोर्सिविटी ऑफ स्टील मच लार्जर देन दैट ऑफ सॉफ्ट आयरन, कोर्सिविटी स्टील की ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन स्टील कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली, इसीलिए देखो कोर्सिविटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही मुश्किल होता है उस मटेरियल को हमें डीमैग्नेटाइज करना, तो ये लंबे समय तक अपने मैग्नेटिज्म को बनाए रखते हैं। तो ये स्टील और आयरन का हमारा छोटा सा एक ग्राफ था जिसकी हमने हिस्टेरेसिस के बेसिस पर क्या कर ली है, कंपैरिजन। तो परमानेंट मैग्नेट हम उन सब्सटेंसेस के बनाएंगे जिनकी कोर्सिविटी ज्यादा हाई होती है। चलिए नेक्स्ट, रीजन टू यूज सॉफ्ट आयरन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ऑन फ्लोइंग स्मॉल करंट, एक छोटी सी करंट देने पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सॉफ्ट आयरन इज मच हायर, इट्स परमिएबिलिटी इज हाई, परमिएबिलिटी बहुत हाई है। आप थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तुरंत क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाते हैं और अच्छे फ्लक्स को लिंक कर सकते हैं। कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल, कोर्सिविटी बहुत स्मॉल है, इट्स डीमैग्नेटाइज्ड इजीली, आसानी से आप इसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज हाई सो इट कैन बी मैग्नेटाइज इजीली, इनकी ससेप्टेबिलिटी हाई होती है। ससेप्टेबिलिटी हमने बात की थी H इज इक्वल टू C इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बी नॉट, C इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय H। तो थोड़ी सी फोर्स बढ़ाने पर ये ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है, H कम रखेंगे तो ये हाई हो जाएगी। ससेप्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी हाई, ओके। सो ये आसानी से हम मैग्नेटाइज इन्हें कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज इन्हें कर सकते हैं अपन। हिस्टेरेसिस लॉस इन सॉफ्ट आयरन इज स्मॉलर, जो हिस्टेरेसिस लॉस है हमारा सॉफ्ट आयरन में वो स्मॉल है, हेंस देयर इज लो एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। यहां पर हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस है छोटा सा एरिया कवर होता है, जितना एरिया कम उतनी एनर्जी कम खर्च होती है इसको मैग्नेटाइज करने में और इसको डीमैग्नेटाइज करने में, तो आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। अब दोनों में कौन सा बेटर है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो देखो परमानेंट मैग्नेट मैंने बोला आपको किसके बेस में बनाया जाएंगे, किसकी कोर्सिविटी हाई हो। सो द मटेरियल विच हैव हाई रिटेंटिविटी, मटेरियल के पास हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए, हाई क्या होनी चाहिए, कोर्सिविटी होना चाहिए, और लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस होना चाहिए। एरिया जितना बड़ा उतना ही मुश्किल होगा उसको डीमैग्नेटाइज करना। इज बेटर फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ये तरीके हमारे होते हैं, हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी और लार्ज एरिया। अगर कोई सब्सटेंस हिस्टेरेसिस पर कवर करता है तो उसी के हम लोग क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे स्टील है, एल्निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, इनसे बनाए जाते हैं। टंगस्टन स्टील का यूज करते हैं हम लोग, और कोबाल्ट स्टील का भी यूज करते हैं अलॉय के फॉर्म में। रीजन देखिए आप, these materials can retain a large amount of magnetism even after the magnetizing field is removed। मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव कर लेते हैं तो इनमें काफी मैग्नेटिज्म बच जाता है। हाई रिटेंटिविटी है एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, अब अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटाइज होंगे, और इन्हें डीमैग्नेटाइज करना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी कोर्सिविटी कैसी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। फॉर मेकिंग देम आइडियल फॉर परमानेंट मैग्नेट, और यही वो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा हिस्टेरेसिस कर्व, किस तरह से हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व I और H के बीच में प्लॉट करते हैं, किस तरह से किस टाइप के मटेरियल को हम मैग्नेटाइजिंग और
डीमैग्नेटाइजिंग में हेल्प करेंगे, यूज करेंगे। सॉफ्ट आयरन का हम कहाँ यूज करते हैं, स्टील का हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हम आई को कंपेयर कर सकते हैं एच के साथ। हमने पढ़ा रिटेंटिविटी के बारे में, कॉर्सिविटी के बारे में और सैचुरेशन के बारे में। सैचुरेशन एक लास्ट स्टेज है, एच बढ़ाने के साथ आई का बढ़ना स्टॉप हो जाता है। रिटेंटिविटी एक रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है जो डीमैग्नेटाइज करने के दौरान सब्सटेंस के अंदर बच जाती है। फिर इसी रिटेंटिविटी को, मतलब इसी इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए हमें एच की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है। तो एच का वो अमाउंट जो पूरी तरीके से एक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर देता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्सिविटी। और इसी तरह से एक साइक्लिक लूप जो हमने बनाया है, इसमें हमने सारे डिस्कशन जो भी हम लोग क्लास 12 के बेसिस पर कर सकते थे वो हम सब कुछ कर चुके हैं। और आज का ये लास्ट टॉपिक था हमारे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। बहुत मजेदार और शानदार लेक्चर्स आपके आगे होने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहें। ओके बच्चों, चलते हैं, पढ़ते रहें और मस्त रहें।